विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 10वीं की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि सत्र 2020-2021 में केंद्रीय शिक्षा मंडल नई दिल्ली के निर्देशानुसार पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है, तदनुसार प्रश्न पत्र के प्रारूप में भी परिवर्तन किया गया है। प्रश्न पत्र के नए प्रारूप में प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभक्त किया गया है। पूर्ववत प्रश्न पत्र हिंदी के प्रश्न पत्र को 4 खंडों में विभक्त किया जाता था। खंड आ, खंड बा, खंड शा और खंड दा। अब खंड आ और खंड बा में प्रश्न पत्र का प्रारूप रखा गया है। खंड आ, जिसके अंतर्गत अपठित बोध व व्याकरण बोध को रखा गया है, जबकि खंड बा के अंतर्गत पठित बोध व रचनात्मक बोध को रखा गया है। पहले व्याकरण बोध खंड बा तथा रचित बोध या रचनात्मक बोध खंड दा के अंतर्गत आते थे। खंड आ, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न अपठित बोध से संबंधित है। इसमें 2 गद्यांश दिए गए हैं। पहला मुख्य तथा दूसरा अथवा में आपको सर्वप्रथम दोनों गद्यांशों का स्वाध्याय करना है तथा आपको जिसमें सरलता लगे उसके प्रश्नोत्तर लिखना है। इस बार प्रश्नों का स्वरूप वैकल्पिक है। आपको दिए गए 5 प्रश्नों के साथ 4 विकल्प मिलेंगे, जिनका आधार प्रस्तुत गद्यांश ही होगा। आपको गद्यांश को आधार मानकर ही उत्तर चयन करने होंगे। चलिए अभ्यास के लिए हम पहले प्रश्न का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं। आप किसी एक गद्यांश का चयन कर उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। गद्यांश: वर्तमान युग कंप्यूटर युग है। यदि भारतवर्ष पर नज़र दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग हो गया है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाक खाने, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपये गिनने तक की मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गई हैं। परंतु अभी भी कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है। आने वाला समय इसके विस्तृत फैलाव का संकेत दे रहा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या कंप्यूटर आज की ज़रूरत है? इसका उत्तर है, कंप्यूटर जीवन की मूलभूत अनिवार्य वस्तु तो नहीं है, किंतु इसके बिना आज की दुनिया अधूरी जान पड़ती है। सांसारिक गतिविधियों, परिवहन और संचार उपकरणों आदि का एक ऐसा विस्तार हो गया है कि उन्हें सुचारू रूप से चलाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। पहले मनुष्य जीवन भर में अगर 100 लोगों के संपर्क में आता था
तो आज वह 2000 लोगों के संपर्क में आता है। पहले दिन में 5-10 लोगों से मिलता था तो आज 50-100 लोगों से मिलता है। पहले वह दिन में काम करता था तो आज रातें भी व्यस्त रहती हैं। आज व्यक्ति के संपर्क बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, गतिविधियां बढ़ रही हैं, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, साधन बढ़ रहे हैं। इस अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस आवश्यकता ने अपने अनुसार निदान ढूंढ लिया है। कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित प्रणाली है जो किसी भी व्यवस्था को अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकती है। हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। क्रिकेट के मैदान में एम्पायर की निर्णायक भूमिका हो या लाखों करोड़ों की लंबी लंबी गणनाएं, कंप्यूटर पलक झपकते ही अपनी समस्या हल कर सकता है। पहले इन कामों को करने वाले कर्मचारी हड़बड़ाहट कर काम करते थे, एक भूल से घबराकर और अधिक गड़बड़ी करते थे। परिणाम स्वरूप काम कम, तनाव अधिक होता था। अब कंप्यूटर की सहायता से काफ़ी सुविधा हो गई है। अब आपके सामने दिए गए गद्यांश के अनुरूप वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। हमें उन प्रश्नों को पढ़ना है और सही विकल्प को छांटकर उत्तर के रूप में लिखना होगा। नीचे दिए गए निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और उसे लिखिए। तो पहले हम विकल्पों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्तमान युग कंप्यूटर का युग क्यों है? इसके लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं। कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है। दूसरा विकल्प है, कंप्यूटर ने पूरे विश्व के लोगों को जोड़ दिया है। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर जीवन की अनिवार्य मूलभूत वस्तु बन गई है। और चौथा विकल्प होगा, कंप्यूटर मानव सभ्यता के सभी अंगों का अभिन्न अवयव बन चुका है। इस विकल्प की पूर्ति के लिए हम एक बार पुनः गद्यांश का अवलोकन करेंगे तो हम पाएंगे कि पहले स्तंभ में जो दिया है वह किस विकल्प को साकार करता है। उसमें दिया है कि वर्तमान युग कंप्यूटर युग है। यदि भारतवर्ष पर नज़र दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाक खाने, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपये गिनने तक की मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गई हैं। अतः इसको पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना अब असंभव सी हो गई है। अतः पहला विकल्प यहाँ सही चयनित विकल्प होगा। गद्यांश के अनुसार कंप्यूटर के महत्व के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। कंप्यूटर काम के तनाव को समाप्त करने का उपाय है। कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है। कंप्यूटर के आने से सारी गड़बड़ाहट दूर हो गई है। मानव की सारी समस्याओं का हल कंप्यूटर से संभव है। इसके लिए सही विकल्प होगा, कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है। क्योंकि हमने जब गद्यांश पढ़ा था तो उसमें बताया था कि मानव पहले जल्दी करने के चक्कर में
हड़बड़ाहट में कई गलतियां कर जाता था और आज कंप्यूटर के अंदर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण फाइलें उपस्थित हैं या महत्वपूर्ण ऐप हैं जो उन गलतियों को सुधार के और मानव की भूल को ठीक कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार किस आवश्यकता ने कंप्यूटर में अपना निदान ढूंढ लिया है? ये आपके सामने प्रस्तुत 4 विकल्प। पहला, अनियंत्रित कर्मचारियों को अनुशासित करने की। दूसरा, अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की। तीसरा है, अधिक से अधिक लोगों से जुड़े जन जागरण लाने की। चौथा है, अधिक से अधिक कार्य कभी भी व कहीं भी करने की। तो सही विकल्प के अंतर्गत आएगा कि आज हापाधापी की दौड़ में अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की सही विकल्प के रूप में चयनित होगा। कंप्यूटर के प्रयोग से पहले अधिक तनाव क्यों होता है? इसके लिए विकल्प हैं, लंबी लंबी गणनाएं करनी पड़ती थीं, गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे, क्रिकेट मैचों में गलत निर्णय का खतरा रहता था और मानवीय भूलों के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती थीं। तो इसके लिए सही विकल्प होना चाहिए, गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे, क्योंकि यही वह विकल्प है जो गद्यांश की आपूर्ति करता है। 5वां प्रश्न है, कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी है, क्योंकि? इसके लिए उत्तर है, सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनों कंप्यूटरीकृत हैं। कंप्यूटर ही मानव एकीकरण का आधार है। कंप्यूटर ने सारी प्रक्रियाएं आसान बना दी हैं। कंप्यूटर द्वारा मानव सभ्यता अधिक समर्थ हो गई है। तो सही विकल्प के तौर पर हम पहला विकल्प चयनित करेंगे, क्योंकि सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत हैं। आज के जीवन में कंप्यूटर ने हमारे प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और अधिक से अधिक काम मशीनों और उपकरणों के माध्यम से होते हैं और अधिक से अधिक उपकरण और मशीन कंप्यूटर मशीनों से जुड़े हुए हैं या संचालित हो रहे हैं। इसलिए पहला विकल्प ही सबसे अच्छा उत्तर चयन होगा। अब दूसरा प्रश्न, इसमें भी एक आपठित गद्यांश है, उसे हम पढ़ेंगे और सही विकल्प को चयन करके उसका उत्तर लिखेंगे। गद्यांश, पशु को बांध कर रखना पड़ता है क्योंकि वह निरंकुश है, चाहे जहां तहां चला जाता है, इधर उधर मुँह मार देता है। क्या मनुष्य को भी इसी प्रकार दूसरों का बंधन स्वीकार करना चाहिए? क्या इससे उसमें मनुष्यत्व रह पाएगा? पशु के गले की रस्सी को एक हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ में एक लकड़ी देकर जहां चाहो हाँक कर ले जाओ। जिन लोगों को इसी प्रकार हाँके जाने का स्वभाव पड़ गया है, जिन्हें कोई भी जिधर चाहे ले जा सकता है, काम में लगा सकता है, उन्हें भी पशु ही कहा जाएगा। पशु को चाहे जितना मारो, चाहे जितना उसका अपमान करो, बाद में खाने को दे दो, वह पूंछ और कान हिलाने लगेगा। ऐसे नर पशु भी बहुत से मिलेंगे जो कुचले जाने और अपमानित होने पर भी जरा सी वस्तु मिलने पर चट संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। कुत्ते को कितना भी ताड़ना देने के बाद उसके सामने एक टुकड़ा डाल दो, वह झट से मारपीट को भूलकर उसे खाने लगेगा। यदि हम भी ऐसे ही हैं तो हम कौन हैं, इसे स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं। पशुओं में भी कई पशु मारपीट और अपमान नहीं सहते, वे कई दिन तक निराहार रहते हैं। कई पशुओं ने तो प्राण त्याग दिए,
ऐसा सुना जाता है, पर इस प्रकार के पशु मनुष्य कोटि के हैं, उनमें मनुष्यत्व का समावेश है। यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति ना होगी। अब प्रस्तुत गद्यांश के लिए प्रश्न हैं और इनके उत्तर हमें उसी गद्यांश के अनुसार चयनित करना है। तो पहला प्रश्न है, कई पशुओं ने प्राण त्याग दिए क्योंकि? तो आपको 4 विकल्प है। उन्हें विद्रोह करने की अपेक्षा प्राण त्यागना उचित लगा, उन्हें तिरस्कृत जीवन जीना अच्छा नहीं लगा, वह यह शिक्षा देना चाहते थे कि प्यार मार पीट से अधिक कारगर है, या चौथा, वह यह दिखाना चाहते थे कि लोगों को उनकी आवश्यकता अधिक है, ना कि उन्हें लोगों की। तो इसके लिए सही विकल्प का चयन होगा, उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यह विकल्प पूर्णतः गद्यांश को संतुष्ट करता है। दूसरा प्रश्न है, बंधन स्वीकार करने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके लिए विकल्प है, मनुष्य सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से कम स्वतंत्र हो जाएगा। दूसरा, मनुष्यत्व में व्यक्तिगत इच्छा व निर्णय का तत्व समाप्त हो जाएगा। तीसरा, मनुष्य बंधे हुए पशु समान हो जाएगा। चौथा, मनुष्य की निरंकुशता में परिवर्तन हो जाएगा। तो सही विकल्प का चयन जो गद्यांश की पूर्ति करता है, मनुष्यत्व में व्यक्तिगत इच्छा व निर्णय का तत्व समाप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, मनुष्य को परिभाषित करने हेतु कौन सा मूल अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए 4 विकल्प हैं, स्वतंत्रता, न्याय, शांति और प्रेम। सही विकल्प जो गद्यांश की संतुष्टि करता है, स्वतंत्रता मनुष्य को के लिए परिभाषित करने हेतु सबसे अच्छा या सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है। चौथा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कौन सी उद्घोषणा की जा सकती है? तो सभी पशुओं में मनुष्यत्व है, सभी मनुष्यों में पशुत्व है और मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है। चौथा विकल्प, मान अपमान की भावना केवल मानव ही समझ सकता है। सही विकल्प, मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है, क्योंकि बंधन पशुओं के लिए होता है। 5वां प्रश्न है, गद्यांश में नर और पशु की तुलना किन बातों को लेकर की गई है? पिटने की क्षमता, पूंछ का अनादि को हिलाना, बंधन स्वीकार करना, लकड़ी द्वारा हाँके जाना। सही विकल्प होगा बंधन स्वीकार करना, क्योंकि यही विकल्प गद्यांश को संतुष्ट करता है। अब दूसरा भाग इसका व्याकरण बोध अर्थात व्यवहारिक व्याकरण, जो कि 18 अंकों के लिए इसमें है। यह है इस प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक भाग के साथ 1 अंक निहित होगा। इनके उत्तर भी आपको वैकल्पिक तौर पर ही चयन करके देने होंगे। पहला प्रश्न है, ततारा बहुत शक्तिशाली भी था, अब बहुत के नीचे रेखांकित किया गया है, अर्थात यह रेखांकित पद बन गया है। इंग्लिश में इसे कहेंगे अंडरलाइन। तो ततारा बहुत शक्तिशाली था, बहुत अति संयुक्ति का वाचक भी है
परंतु हम देखते हैं विकल्प में क्या पूछा गया है। यही एक संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, विशेषण पद है या क्रियापद है। चूंकि हम एक बार फिर से नजर डाल के देखेंगे तो तारा बहुत शक्तिशाली है। अब शक्तिशाली विशेषण है और बहुत विशेषण का भी विशेषण है, अतः हमें यहाँ बहुत विशेषण पद के रूप में सही विकल्प लगता है और हम इसका ही चयन करेंगे। इसी प्रकार दूसरा, वे माँ से कहानी सुनते रहे थे। क्रियापद पदबंध है वे माँ से, दूसरा माँ से कहानी, तीसरा सुनते रहे, चौथा कहानी सुनते। अब हमें महत्वपूर्ण बात ये देखना है कि क्रिया पदबंध में कौन सा पद या कौन सा पद जुड़ के क्रिया पदबंध का रूप बनेगा। तो हम देखते हैं सुनना और रहना दोनों ही क्रिया पदबंध है, तो हमारे अनुसार यहाँ तीसरा विकल्प चयन के हिसाब से सबसे सही है, सुनते रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, बगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। वाक्य में रेखांकित पदबंध है संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। एक बार फिर से प्रश्न देखेंगे, बंगले के पीछे। अब बंगला के पीछे यह विशेषण का बोध कराता है, अतः यह तीसरा होगा विशेषण पदबंध। वाक्य खाली स्थान से बनता है। वाक्य स्वर से बनता है कि व्यंजन से बनता है कि शब्द से बनता है कि पद से बनता है। तो हमें वाक्य की परिभाषा को देखना होगा। पदों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को हम वाक्य कहते हैं। इसके लिए हमें रिक्त स्थान पर पद की पूर्ति करनी होगी, तो सही चयन होगा पद। पांचवा प्रश्न है, मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ देखेंगे तेजी से दौड़ना। एक तो क्रिया है दौड़ना, दूसरा तेजी है अर्थात विशेषता बताती है, तो यह पदबंध होगा क्रिया की विशेषता बताने वाला पदबंध। तो पहला ही पदबंध इसमें उचित जान पड़ता है। चूँकि हम एक बार सारे पदबंध पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध। तो हमने जैसे पहले भी देखा था कि तेज दौड़ना यहाँ क्रिया की विशेषता बताई गई है, अतः यह क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अब चौथा प्रश्न भी आपका व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों को उत्तर हमें लिखना है। प्रत्येक के लिए 1 अंक है। बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं। वाक्य रचना की दृष्टि से बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं। रचना की दृष्टि से आना और खेलना, बच्चों का आना एक क्रिया और खेलना दूसरी क्रिया, अर्थात 2 क्रियाओं का संयुक्त रूप बनाया गया है। विकल्प हम चयन करें, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और सामान्य वाक्य। चूंकि 2 क्रियाओं को संयुक्त तौर पर और बंध से जोड़ा गया है, अतः यहाँ तीसरा विकल्प सही होगा, संयुक्त वाक्य। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनाना है। यहाँ राम घर गया एक क्रिया, माँ को देखना दूसरी क्रिया। तो यहाँ हमें और अवयव से जोड़ते हुए कोई और एवं अथवा से जोड़ते हुए वाक्य का चयन करना है। तो हमारे पास में 4 विकल्प है। राम ने घर जाकर माँ को देखा, चूँकि यह सरल प्रक्रिया है। राम घर गया और उसने माँ को देखा, चूँकि यहाँ 2 क्रियाओं को और से जोड़ा गया है। राम घर गया, अतः उसने माँ को देखा। और चौथा है, जब राम घर गया तब उसने माँ को देखा। चूँकि हमें सबसे उपयुक्त लगता है दूसरा
क्योंकि इसमें संयुक्त और लगा के संयुक्त वाक्य बनाया गया है। अतः राम घर गया और उसने माँ को देखा। दूसरा विकल्प हम सही रूप में चयन करेंगे। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य क्या है? चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा। नेताजी भाषण देकर चले गए। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। उसने खाना खाया और सो गया। चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा, यह सरल वाक्य है। नेताजी भाषण देकर चले गए, यह भी सरल वाक्य है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अब यहाँ मुख्य पद के साथ उपपद की क्रिया है और यह की के माध्यम से दर्शाई गई है। अतः जहाँ एक मुख्य पद होता है या उपपद होता है और साथ में सहायक पद होता है, तो इस प्रकार के वाक्य को मिश्र वाक्य कहा जाता है। अतः यहाँ तीसरा सबसे उचित विकल्प है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। चौथा, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। वह बाजार पुस्तक खरीदने गया। वह बाजार से पुस्तक खरीद लाया। जब वह बाजार गया तब पुस्तक खरीद लाया। वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। इसमें संयुक्त के लिए और संयोजक है, अतः चौथा विकल्प ही सबसे उपयुक्त होगा। वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। चौथा प्रश्न है, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में अथवा संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने को कहते हैं वाक्य निर्माण, वाक्य रूपांतरण, वाक्य प्रक्रिया, वाक्य संश्लेषण। चूंकि एक वाक्य को निर्देश के अनुसार दूसरे वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को रूपांतरण कहा जाता है, अतः सही विकल्प होगा दूसरा, वाक्य रूपांतरण। पांचवा प्रश्न व्याकरण से संबंधित ये भी है। निम्नलिखित भागों में से सही 4 भागों के उत्तर लिखना है। प्रत्येक के साथ एक अंक निहित होगा। महावीर शब्द में कौन सा समास निहित है? महान है जो वीर, यह होगा समास विग्रह, अर्थात इसके लिए 4 विकल्प हैं। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास। द्विगु समास की विशेषता हो जाती है, यह संख्यावाचक होता है। चूंकि इसमें संख्यावाचक कोई तत्व निहित नहीं है। तत्पुरुष में अव्यय होते हैं, तत्पुरुष में कारक होते हैं, इसमें कारक भी नहीं है। अव्ययीभाव समाज में प्रथम पद अव्यय होता है, वो भी नहीं है। चूंकि महावीर का समास विग्रह होगा महान है जो वीर, अर्थात किसी की वीरता का वर्णन विशेषण बताया जा रहा है। जहाँ विशेषण बताया जाता है पहले पद का, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अतः सही विकल्प का चयन होगा कर्मधारय समास। तीसरा है वनगमन। समस्त पदों का विग्रह होगा वन का गमन, वन से गमन, वन को गमन और वन में गमन। तो सही विकल्प होगा वन को गमन। तीसरा, पीत है जो अंबर, समस्त पद है। पीत, अंबर, पीतांबर, पीतांबर, पीलांबर। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा पीतांबर। पीला है जो अंबर। चौथा, गुरु दक्षिणा शब्द को सही समास विग्रह का चयन कीजिए। गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास और गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु दक्षिणा का अर्थ होता है गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा, अतः गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहाँ चौथा विकल्प सही होगा। पांचवा है दिनचर्या, समस्त पद का विग्रह है। दिन की चर्या, दिन में आराम, दिन में चलना, दिन भर खाना।
सही विकल्प पहला ही होना चाहिए, दिन की चर्या। छठवां प्रश्न है, 4 भागों में जो दिए गए हैं मुहावरे भरना है खालिस्तानों में। पहला, पढ़ाई में मेहनत कर मैं हो सकता हूँ। मुहावरे रिक्त स्थान भरना है। अंधों में काना राजा हो सकता हूँ। एक पंथ दो काज हो सकता है। अपना हाथ जगन्नाथ हो सकता है। पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो सही विकल्प होना चाहिए पैरों पर खड़ा हो जाना, क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ता लिखता है तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अतः इसके लिए चौथा विकल्प सबसे सही विकल्प होगा। विपत्ति में उसकी अक्ल खालिस्तान उपयुक्त मुहावरे से भरिए। हो जाना, ठनक जाना, चकरा जाना, आग बबूला हो जाना। मुसीबत में अक्ल चकरा जाती है, अतः तीसरा विकल्प सही होगा, अक्ल चकरा जाना। सच्चे सूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की खालिस्तान तो बाजी लगा देते हैं। यहाँ पहला विकल्प ही सही होना चाहिए। गरीब माँ बाप अपना खालिस्तान कर बच्चों को पढ़ाते और वे चिंता नहीं करते। रिक्त स्थानों की पूर्ति सटीक मुहावरों से करना है। तो गरीब माँ बाप गला काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पेट काट के पढ़ाते हैं, खून बहा के पढ़ाते हैं या मन लगा के पढ़ाते हैं। सही विकल्प होगा पेट काट के पढ़ाते हैं, अर्थात मेहनत की कमाई खुद पर खर्च ना कर अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, उसे कहते हैं पेट काट के पढ़ाना। अब पहला अंश यहाँ समाप्त हुआ। अगले अंश में हम प्रश्न 7 और 8 के साथ खंडवा का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और दिए गए प्रश्न पत्र का करें अभ्यास, परीक्षा करें तैयारी।